नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सोर्स है वो किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी से कम नहीं है, सच में। हाँ बिल्कुल। रात के अंधेरे में राफेल का हमला, फिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एंट्री और बांग्लादेश का गाजा जैसा हाल कर देने की खुली धमकी, हम्म। ये सब एक यूट्यूब वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से आया है जो दावा कर रहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा है। जी। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन दावों को दोहराना नहीं, बल्कि इस पूरी सनसनीखेज कहानी की चीर-फाड़ करना है और समझना है कि इसके पीछे का असली नैरेटिव क्या गढ़ा जा रहा है। बिल्कुल। और इस तरह के नैरेटिव को समझना आज के दौर में बहुत जरूरी है, खासकर दक्षिण एशिया की भू राजनीति में, जहां एक खबर या एक वीडियो वो जमीनी हकीकत से ज्यादा असर डाल सकता है। सही बात है। तो आज हम इसी सोर्स के अंदर गोता लगाएंगे और परत दर परत ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहानी कैसे बनाई जा रही है, कौन से शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और देखने वालों के मन में कौन सी भावनाएं जगाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे धमाकेदार दावे से। हाँ। सोर्स का कहना है कि भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल का इस्तेमाल करके रात के अंधेरे में बांग्लादेश की सीमा के अंदर एक बड़ा हमला किया। ये सुनने में ही बहुत बड़ा दावा लगता है। बहुत बड़ा। और सोर्स इसे जिस तरह से बताता है वो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा है। अच्छा। आप सोचिए, रात का घना अंधेरा, एक बिल्कुल सीक्रेट ऑपरेशन और टारगेट पर है 3 बड़े ट्रक। 3 ट्रक। हाँ, जो ऊपर तक हथियारों से लदे हैं और तिरपाल से ढके हुए हैं ताकि किसी को शक ना हो। और सोर्स ये भी बताता है कि इन ट्रकों में था क्या। बिल्कुल बताता है। सोर्स का दावा है कि इन ट्रकों में भारी मात्रा में गोला बारूद, रॉकेट लॉन्चर और शायद कुछ मिसाइलें भी थीं। और सोर्स ये भी साफ करता है कि ये हथियार सिर्फ रखे नहीं हुए थे, है ना? नहीं। इनका इस्तेमाल या तो भारत के खिलाफ होना था या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ। जी। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है। सोर्स इसे एक तरह से एक बहुत बड़े खतरे को टालने वाले हमले की तरह दिखा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ नैरेटिव बनाने का एक क्लासिक तरीका इस्तेमाल हो रहा है। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई की रिपोर्टिंग नहीं है, ये एक खास तरह की राष्ट्रीय पहचान को गढ़ने की कोशिश है। मतलब ये कि सोर्स इसे भारत की तरफ से एक बहुत कड़े और साफ संदेश के तौर पर पेश कर रहा है कि अब हम इंतजार नहीं करेंगे, हम खतरे को उसके घर में जाकर खत्म करेंगे। अच्छा। ये भाषा, ये अंदाज, ये सब एक प्रोएक्टिव और आक्रामक भारत की छवि बनाने के लिए है। और इस हमले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बनाती है इसके पीछे की खुफिया कहानी। जी। सोर्स के मुताबिक इस ऑपरेशन की जो सटीक जानकारी थी, जिसे पिन पॉइंट इंटेलिजेंस कहते हैं, वो भारत को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से मिली थी। जी हाँ, मोसाद जो अपनी खतरनाक और सटीक ऑपरेशनों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। तो ये सहयोग कैसे बताया गया है सोर्स में? सोर्स इसे सिर्फ एक जानकारी का आदान प्रदान नहीं बताता, वो इसके लिए सच्ची यारी जैसे बहुत ही भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करता है। सच्ची यारी। हाँ, वो एक तस्वीर पेश कर रहा है कि मोसाद को जैसे ही इन ट्रकों की लोकेशन, उनके नंबर और उनकी पूरे रास्ते का नक्शा मिला, उन्होंने एक पल भी बर्बाद किए बिना उसे भारत के साथ साझा किया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस तरह का दावा भारत की अपनी खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को थोड़ा कमजोर नहीं दिखाता कि उन्हें इतने बड़े ऑपरेशन के लिए एक बाहरी एजेंसी पर निर्भर रहना पड़ा? सोर्स इस एंगल को कैसे हैंडल करता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। अच्छा। और सोर्स इसे कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक जबरदस्त रणनीतिक साझेदारी की तरह दिखाता है। अच्छा। सच्ची यारी शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है, ये दिखाने के लिए कि ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि 2 बराबर के और ताकतवर दोस्तों के बीच का सहयोग है। तो नैरेटिव क्या बन रहा है इससे? नैरेटिव ये है कि भारत के दुश्मन अब सिर्फ भारत से नहीं, बल्कि भारत और उसके शक्तिशाली दोस्तों के गठबंधन से लड़ रहे हैं। ये दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदलने का एक बहुत बड़ा संकेत देने की कोशिश है, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। ठीक है, तो एक तरफ राफेल का हमला और उसे अंजाम देने के लिए मोसाद की खुफिया जानकारी। अब सवाल यह है कि सोर्स के हिसाब से इतनी बड़ी और जोखिम भरी कार्रवाई की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे की वजह क्या बताई गई है? सोर्स इसकी वजह सीधे सीधे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को बताता है। वो मंदिरों को तोड़े जाने, मूर्तियों को खंडित करने, हिंदुओं के घरों को जलाने और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं का जिक्र करता है। एक मानवीय संकट की तस्वीर पेश की जाती है।
और ये भी कहा गया है कि भारत ने पहले डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए थे। हाँ, सोर्स इस बात पे बहुत जोर देता है कि भारत ने पहले बातचीत से, मतलब शांति से इस मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश की। लेकिन बांग्लादेश की यूनिस सरकार जो हाल ही में बनी है, उसने इन कोशिशों को आप कह सकती हैं नजरअंदाज कर दिया। सोर्स यहाँ तक कि एक मुहावरे का इस्तेमाल करता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओ, ये दिखाने के लिए कि भारत के पास सख्त कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। और इसी पृष्ठभूमि में कहानी का मैं कहूंगा सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। जी। सोर्स दावा करता है कि इजराइल ने सिर्फ खुफिया जानकारी ही नहीं दी, बल्कि एक खुली धमकी भी दी। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है। दावा है कि इजराइल के एक बहुत सीनियर अधिकारी ने कहा, भारत हमारा भाई है, और चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को एक भी खरोच आई तो बांग्लादेश का हाल गाजा जैसा कर दिया जाएगा। एक पल के लिए रुककर सोचें कि ये दावा कितना बड़ा है। गाजा जैसा हाल, ये शब्द आज के समय में पूरी दुनिया में विनाश, तबाही और मानवीय त्रासदी का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। सोर्स इस धमकी का इस्तेमाल करके ये नहीं बता रहा कि इजराइल ऐसा करेगा, बल्कि ये दिखा रहा है कि भारत के दोस्त कितने शक्तिशाली और कितने रूथलेस यानी निर्मम हो सकते हैं। तो ये नैरेटिव में एक डर का एलिमेंट डालता है। बिल्कुल। ये सिर्फ भारत की ताकत नहीं, बल्कि भारत के दोस्तों की ताकत का भी प्रदर्शन है। तो एक तरफ हवाई हमला, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय धमकी, लेकिन सोर्स यही नहीं रुकता। नहीं, कहानी अब जमीन पर उतरती है, और ज्यादा खुफिया अंदाज में। एक और रहस्यमयी घटना का जिक्र है, बांग्लादेश के एक बड़े मदरसे में एक जबरदस्त बम धमाका। और सोर्स के मुताबिक ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। वो बताता है कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि मदरसे की एक बड़ी इमारत ढह गई। और मदरसे पर आरोप क्या है? सोर्स ये आरोप लगाता है कि वो मदरसा असल में पढ़ाई का केंद्र कम और भारत के खिलाफ नफरत और कट्टरपंथ सिखाने का ट्रेनिंग सेंटर ज्यादा था। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स खुद ये बताता है कि बांग्लादेश की मीडिया और सरकार वो इस धमाके के लिए सीधे तौर पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की मोसाद पर उंगली उठा रही हैं। इसे एक विदेशी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल। और यहाँ ये नैरेटिव और भी जटिल हो जाता है। कैसे? सोर्स ये भी मानता है कि भारत सरकार ने इन आरोपों पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहानी में ये जरूर जोड़ा गया है कि दबी जुबान में सब कह रहे हैं कि भारत की रॉ अब अपनी पुरानी रक्षात्मक नीति छोड़कर बहुत आक्रामक हो गई है। मतलब? एकदम सही समझा। आधिकारिक तौर पर इनकार, लेकिन अनौपचारिक तौर पर एक संदेश देना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये खुफिया ऑपरेशनों की दुनिया का एक क्लासिक तरीका है, जिसे प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। अच्छा। यानी आप एक एक्शन करते हैं, लेकिन ऐसे कि आप बाद में उससे साफ मुंह कर सकें। सोर्स इसी तकनीक का इस्तेमाल करके रॉ पे एक ऐसी छवि बना रहा है जो रहस्यमयी भी है और खतरनाक भी। इससे बांग्लादेश में एक डर और अविश्वास का माहौल बनाने की कहानी गढ़ी जा रही है कि उनके बीच ही कोई है जो भारत के लिए काम कर रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा। तो आसमान में राफेल, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इजराइल की धमकी और जमीन पर रॉ के कथित खुफिया ऑपरेशन, ये एक मल्टी लेयर यानी कई परतों वाली जवाबी कार्रवाई की तस्वीर है। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक इन सब घटनाओं का बांग्लादेश पर क्या असर हुआ? सोर्स एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जहां बांग्लादेशी सरकार पूरी तरह से, आप कह सकती हैं, कंफ्यूज हो गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि दुश्मन कौन है और कहाँ है। क्या वो आसमान से आ रहा है या उनके अपने देश के अंदर छुपा बैठा है? तो ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तस्वीर है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सैन्य या खुफिया लड़ाई नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तस्वीर है, जहां विरोधी को पूरी तरह से असंतुलित कर दिया जाता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? अब आदत करते हैं उस चीज की जो आंखों से दिख रही है, यानी सीमा पर क्या हो रहा है। सोर्स के मुताबिक इन सब घटनाओं के बाद भारत बांग्लादेश सीमा पर जबरदस्त सैन्य जमा पड़ा है। हाँ, और सोर्स यहाँ भी बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स देता है। जैसे? वो T-90 भीष्म टैंकों की तैनाती का जिक्र करता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी बंकर को पल भर में उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही आकाश और पिनाका मिसाइल सिस्टम का मुंह बांग्लादेश की तरफ मोड़ने की बात भी कही गई है। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये एक सीधी चेतावनी है। और सिर्फ हथियार ही नहीं, सोर्स भारत की सबसे एलीट फौजी टुकड़ियों, हाँ, गरुड़ कमांडो और पैरा स्पेशल फोर्सेस, उनकी मौजूदगी का भी दावा करता है। सोर्स साफ कहता है कि ये कोई दिखावा नहीं है,
ये आर पार की लड़ाई के लिए भारत की पूरी तैयारी है। और यहीं आकर कहानी का पूरा सर्कल पूरा होता है। राफेल का हमला, मोसाद की मदद, रॉ के ऑपरेशन, इजराइल की धमकी और अब सीमा पर टैंक और मिसाइलें। सोर्स इन सभी अलग अलग मोतियों को एक ही धागे में पिरोकर एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। और वो बड़ी तस्वीर है नए भारत की। बिल्कुल। ये शब्द और ये कॉन्सेप्ट इस नैरेटिव के केंद्र में है। इस सोर्स के हिसाब से इस नए भारत का मतलब क्या है? इस सोर्स के हिसाब से नया भारत वो भारत है जो अब इंतजार नहीं करता, जो रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है। अच्छा। जो सोर्स के शब्दों में घर में घुसकर मारता है, ये एक ऐसा भारत है जो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है और जो अपने नागरिकों और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये राष्ट्रीय गौरव और एक मजबूत नेतृत्व की बात है। जी, ये राष्ट्रीय गौरव, एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की भावना पर केंद्रित नैरेटिव है। यानी ये पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक एक खास तरह की राष्ट्रीय छवि को बनाने और उसे पुख्ता करने के लिए गढ़ी गई है। बिल्कुल, हर घटना, हर दावा, हर शब्द इसी एक बड़ी तस्वीर को रंगने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सोचा समझा नैरेटिव है जो सोर्स अपने दर्शकों को बता रहा है, जहां भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता। तो आज की हमारी इस पड़ताल को अगर संक्षेप में देखें तो सोर्स ने कुछ बहुत ही सनसनीखेज दावे किए हैं। जी। बांग्लादेश के अंदर राफेल का हमला, इस हमले के लिए मोसाद से मिली खुफिया मदद, हिंदुओं की सुरक्षा पर इजराइल के गाजा जैसा हाल करने की धमकी, रॉ के द्वारा बांग्लादेश के अंदर कथित खुफिया ऑपरेशंस, और आखिर में सीमा पर टैंकों, मिसाइलों और स्पेशल फोर्सेस की भारी तैनाती। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी और इसका विश्लेषण ये एक खास सोर्स और उसके नैरेटिव पर आधारित है। हम यहाँ उस कहानी की बनावट और उसके मकसद को समझ रहे थे जो हमें बताई जा रही है। बिल्कुल, हमारा काम सोर्स के दावों को सच या झूठ ठहराना नहीं, बल्कि उस कहानी को डिकोड करना था। और इसी बात पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। इस पूरे सोर्स में एक मजबूत और आक्रामक राष्ट्र की छवि पर जबरदस्त जोर दिया गया है, जिसे सैन्य ताकत से परिभाषित किया जा रहा है। विचार करने वाली बात यह है कि 21वीं सदी में एक राष्ट्र की असली ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ मिसाइलों, टैंकों और सीक्रेट ऑपरेशनों से तय होती है, या कुछ और भी है? या फिर कूटनीतिक कौशल, आर्थिक प्रभाव, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप और वैश्विक सहयोग जैसी चीजों की भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है? अगली बार जब इस तरह की कोई सनसनीखेज कहानी देखें या सुने तो सिर्फ ये मत पूछिए कि क्या हुआ, ये भी पूछिए कि ये कहानी आपको क्या महसूस कराने के लिए और क्या सोचने पर मजबूर करने के लिए बनाई गई है। क्या अब रोना रो रही है? वो चीख चीख कर कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि ये हमला भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इजराइल की मोसाद ने मिलकर करवाया है। वो इसे विदेशी साजिश बता रहे हैं। हालांकि हमें ये स्पष्ट करना होगा कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा है और भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहा है। लेकिन डिफेंस के गलियारों में दबी जुबान में जो बातें हो रही हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो इशारा करती हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही। वो अब शांत नहीं बैठी है। कहा जा रहा है कि नया रॉ बहुत आक्रामक है। सूत्रों का कहना है कि रॉ के जासूस, हमारे अनसंग हीरो, बांग्लादेश के अंदर घुस चुके हैं और वो चुन चुन कर लिस्ट बनाकर उन आतंकियों का सफाया कर रहे हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं या भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिशें रचते हैं। ये वो लोग हैं जो मदरसों की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे, जो सीमा पार से घुसपैठियों को भेजते थे। वहाँ की सरकार का इल्जाम है कि भारत अब घर में घुसकर मारने वाली नीति को एक अलग ही लेवल पर ले गया है, सिर्फ हवाई हमले से नहीं बल्कि खुफिया डेप्रेशंस के जरिए भी। अगर ये सच है तो आप सोच सकते हैं कि भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना मजबूत हो चुका है। दुश्मन को उसी की धरती पर, उसी के घर में बिना कोई सबूत छोड़े खत्म कर देना, ये काम सिर्फ एक सुपर पावर देश की एजेंसी ही कर सकती है, जैसे अमेरिका की CIA या इजराइल की मोसाद करती है। आज भारत भी उसी लीग में खड़ा है। बांग्लादेश की सरकार इस वक्त बौखलाई हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किससे लड़ें। आसमान में देखें तो राफेल का डर है, जमीन पर देखें तो रॉ के अननोन एजेंटों का खौफ है
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इजराइल की खुली धमकी है। यूनुस सरकार जो कुछ दिन पहले तक बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, भारत विरोधी बयान दे रही थी, अब घुटनों पर आती दिख रही है। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश के अंदरूनी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के अधिकारी अब अपनी जान बचाने की फिक्र में लगे हैं। उन्हें डर है कि कहीं अगला नंबर उनका न हो। वहां की जनता भी अब सवाल पूछने लगी है कि आखिर भारत से दुश्मनी मोल लेकर हमें क्या मिला। और दोस्तों, इन सब के बीच जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है वो है बॉर्डर की। अगर आप इस वक्त भारत बांग्लादेश बॉर्डर का नजारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। माहौल पूरी तरह से गर्म है। खबरें हैं कि भारत ने बॉर्डर पर अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है। भारी भरकम टैंक, T-90 भीष्म टैंक जो किसी भी दीवार को तोड़ सकते हैं, दुश्मन के किसी भी बंकर को उड़ा सकते हैं, उन्हें बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। उन्नत किस्म के रडार सिस्टम लगा दिए गए हैं। मिसाइल सिस्टम्स का मुंह, चाहे वो आकाश मिसाइल हो या पिनाका रॉकेट सिस्टम, सीधा बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया गया है। इंडियन आर्मी की एक्स्ट्रा बटालियन, गरुड़ कमांडो और पैरा स्पेशल फोर्सेस वहां पहुंच चुकी हैं। जवानों के चेहरों पर वो तेवर है, वो आत्मविश्वास है जो बताता है कि अब आदेश मिलने की देर है। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ये तैनाती, ये जमावड़ा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है दोस्तों। इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा संदेश है। भारत ये जताना चाहता है कि हम शांति चाहते हैं, हम बुद्ध की धरती से आते हैं। लेकिन अगर हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझा गया, अगर हमारे धैर्य की परीक्षा ली गई, तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। बॉर्डर पर मिसाइलें और टैंक तैनात करने का मतलब साफ है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए तैयार है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर आर पार की लड़ाई। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही थीं, इस्कॉन के साधुओं को परेशान किया जा रहा था, उसके बाद भारत सरकार पर भी देश की जनता का बहुत दबाव था। हर भारतीय चाहता था कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाए। सिर्फ निंदा प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। और अब लग रहा है कि वो वक्त आ गया है, सरकार ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। क्या बांग्लादेश को ये अंदाजा नहीं था कि भारत पलटवार करेगा? क्या वो इतने नासमझ थे? दरअसल बात ये है कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में जो ताकतें सत्ता में आई हैं, तख्ता पलट के बाद जो लोग गद्दी पर बैठे हैं, वो शायद विदेशी ताकतों के इशारे पर नाच रहे थे। हो सकता है इसमें चीन का हाथ हो या पाकिस्तान का दिमाग। उन्हें लग रहा था कि वो भारत को परेशान करके भारत को चिकन नेक पर दबाकर खुश रह पाएंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि भारत का नेतृत्व अब बदल चुका है। अब भारत डोजियर नहीं भेजता कि जी आपके यहाँ आतंकवादी हैं, प्लीज उन्हें पकड़ लीजिए। अब भारत जवाब भेजता है, और वो जवाब कभी राफेल के रूप में आता है तो कभी ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में। इजराइल का एंगल इसमें सबसे दिलचस्प और गेम चेंजिंग है। इजराइल जो खुद चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, जो खुद कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, उसने भारत के लिए मोर्चा खोल दिया है। ये छोटी बात नहीं है। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत की कूटनीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी सफल रही है। आज जब भारत को जरूरत है या जब भारत एक्शन ले रहा है, तो दुनिया का सबसे ताकतवर और तकनीकी रूप से उन्नत देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बांग्लादेश को इजराइल की धमकी का मतलब समझना होगा। गाजा में हमास के साथ जो हुआ वो एक उदाहरण है, एक केस स्टडी है। अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई, अगर वहाँ हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मिली, अगर वहाँ भारत विरोधी गतिविधियां बंद नहीं हुई, तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की हालत भी वैसी ही हो सकती है जैसा इजराइल ने चेतावनी दी है। दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है। ये एक ऐसे देश के शब्द हैं जिसने कभी भी अपनी धमकियों को खाली नहीं जाने दिया, जिसने इतिहास गवाह है कि अपने दुश्मनों को पाताल से भी खोज निकाला है। अभी की ताजा स्थिति यह है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार में खलबली मची हुई है। वो कभी अमेरिका की तरफ देख रहे हैं तो कभी किसी और देश की तरफ मदद के लिए हाथ फैला रहे हैं। लेकिन इस वक्त भारत और इजराइल के गुस्से के सामने शायद ही कोई उनके बीच में आना चाहेगा। अमेरिका भी जानता है कि भारत इस वक्त एक बहुत बड़ी शक्ति है और इजराइल उसका सबसे करीबी दोस्त। अंदर खाने खबर ये भी है कि बांग्लादेश के कई बड़े अधिकारी
सेना के जनरल्स अब दबे जुबान में ये मानने लगे हैं कि भारत से पंगा लेना, भारत को आंख दिखाना उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती थी। मदरसे में हुए ब्लास्ट ने उनके अंदर एक ऐसा डर बैठा दिया है कि वो अब अपने ही साए से डरने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके बीच में ही कोई ऐसा है जो भारत को सारी खबरें दे रहा है, जो भारत का जासूस है। अविश्वास का माहौल है, डर का माहौल है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें बताती है कि जब देश मजबूत होता है, जब नेतृत्व फैसले लेने की क्षमता रखता है, तो उसकी सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, उसके नागरिकों का सम्मान बना रहता है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो गया है। ये सुनकर कि हमारा देश अब मार खाने वाला देश नहीं बल्कि घर में घुसकर मारने वाला देश बन गया है। हम अब अपनी शिकायतों को लेकर यूएन में रोते नहीं हैं। हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद करते हैं। राफेल की वो सर्जिकल स्ट्राइक, रॉ का वो खुफिया ऑपरेशन और बॉर्डर पर टैंकों की वो कतार, ये सब एक नए भारत की तस्वीर है। एक ऐसा भारत जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, दोस्ती निभाना जानता है और दुश्मनों को उनकी सही जगह, उनकी औकात दिखाता है। लेकिन दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। ये तो शुरुआत है उस महागाथा की जो अभी लिखी जा रही है। आगे आने वाले दिनों में और भी बड़ी खबरें आ सकती हैं। हो सकता है कि भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाफ कुछ और कड़े आर्थिक कदम उठाए। हो सकता है पानी की सप्लाई रोकी जाए या व्यापार बंद किया जाए, या हो सकता है कि सैन्य कदम और भी सख्त हो जाएं। सीमा पर कुछ और बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। इजराइल आगे क्या करेगा? क्या वो अपनी तकनीकी मदद भारत को और बढ़ाएगा? इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या बांग्लादेश अपनी गलती सुधारेगा और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करेगा? क्या वो भारत से माफी मांगेगा या फिर उसे अपने विनाश का रास्ता चुनना होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, भारत अब झुकने वाला नहीं है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि भारत ने जो राफेल से हमला किया, जो हथियारों को नष्ट किया, वो सही था? क्या इजराइल की चेतावनी के बाद बांग्लादेश सुधर जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को बांग्लादेश के खिलाफ और भी सख्त एक्शन लेना चाहिए? क्या हमें आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए या कूटनीति से काम लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए, हमारी टीम के लिए और देश के मनोबल के लिए मायने रखता है। लिखिए जय हिंद और बताइए कि आप भारतीय सेना के इस कदम से कितना खुश हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकार और सख्त कदम उठाए तो कमेंट में वी सपोर्ट इंडियन आर्मी जरूर लिखें। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना वायरल करें कि ये खबर हर उस दुश्मन तक पहुंचे जो भारत की तरफ बुरी नजर से देखता है, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो, चीन में या कहीं और। उन्हें पता चलना चाहिए कि अगर उन्होंने भारत को छेड़ा तो भारत और उसका दोस्त इजराइल मिलकर उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह फैला दीजिए। सच को सामने लाना, देश की ताकत को दिखाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये डिजिटल देशभक्ति है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार अब तो लाइक बनता है। इतनी मेहनत, इतनी रिसर्च और सेना के इस शौर्य के लिए, राफेल की ताकत के लिए और मोसाद की दोस्ती के लिए वो लाइक बटन दब जाना चाहिए। आज का टारगेट याद है ना? 1 लाख लाइक। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बेबाक, निडर और धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। हम वादा करते हैं कि देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर बड़ा सच इसी तरह पूरी निडरता के साथ, बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने लाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस हमले के बाद बांग्लादेश की संसद में क्या चल रहा है, वहाँ के विपक्ष का क्या कहना है और दुनिया के बाकी ताकतवर देश जैसे रूस और फ्रांस इस पर क्या कह रहे हैं। तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।